हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये आपका यूपीएचएससी और नेट जेआरएफ के लिए ये स्पेशली है। फिलहाल जो ये टॉपिक है ये आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी ये सिलेबस शामिल है। पीजीटी में, यूपी पीजीटी में सिलेबस में नहीं है, लेकिन राजस्थान का जो फर्स्ट ग्रेड है, उत्तराखंड का जो पीजीटी है और आपका जो झारखंड का पीजीटी है, ठीक, वहाँ पे भी आपका ये है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखते हैं। और आप यदि जो आपका देखिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी चल रही है और टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ और आपका जो यूपीएचएससी का बैच है वो भी चल रहा है। तो यूपीएचएससी में ऑलमोस्ट जो है 5 से 6 यूनिट हो चुके हैं, 3 से 4 यूनिट और बचे हैं, वो भी जल्दी से जल्दी यहाँ पे कंप्लीट करा दिया जाएगा। और जो टेस्ट है वो भी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट डिटेल वहाँ से ले सकते हैं, ठीक। तो आपका टाइम ज़्यादा न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, इसमें पूछा है कि निम्न में से किसे भू राजनीति का जनक कहा जाता है। भू राजनीति यानी कि जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति यानी कि जियोपॉलिटिक्स है। जियोपॉलिटिक्स का फादर किसे बोला जाता है? तो सबसे पहले विकल्प देखिए, आपके पास जेलन है, एटी महॉन है, रेडजेल है और कार्ल हाउसहॉफर है। तो इसमें आपको ये देखना है, इसमें आपको देखिए जो जेलन महोदय ने क्या किया था, जियोपॉलिटिक्स वर्ड को दिया था। जब आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में, ये पूछा गया है कि किसने जो है जियोपॉलिटिक्स वर्ड दिया था, यानी जियोपॉलिटिक्स जो शब्द दिया था वो किसने दिया था, तो जेलन ने। इनका आपको नाम इस तरह से मिलेगा, के जेलन, ठीक। तो जियोपॉलिटिक्स वर्ड किसने दिया? के जेलन ने दिया। और हाउसहॉफर महोदय ने जो है इसका उपयोग किया था। यानी कि यदि आपसे पूछा जाए फादर ऑफ जियोपॉलिटिक्स कौन है, तो विकल्प में यदि कार्ल हाउसहॉफर है तो इनको ही आप प्रीफर करिएगा, क्योंकि इन्होंने ही जियोपॉलिटिक्स जो शब्द था जेलन का, उसको इन्होंने और ज़्यादा एक्सपेंड किया, अपने सिद्धांतों में भी उसको प्रयोग किया और इसकी वजह से उन्होंने राजनीतिक भूगोल के स्वरूप को ही परिवर्तन कर दिया था, ठीक। तो जिसे जियोपॉलिटिक्स के नाम से जाना गया बाद में। और इसके बाद जो है हाउसहॉफर जो है, इसमें एक आपका है जेट्स रिफ्ट फॉर जियोपॉलिटिक्स, ठीक। ये FAR जियोपॉलिटिक्स, ये चूँकि जर्मन वर्ड है तो इसलिए जर्मन भाषा में ही है। तो ये पत्रिका है जिसको हाउसहॉफर महोदय ने क्या किया था, पब्लिश कराया था। और थेयर महोदय, देखिए ये एटी महॉन का पूरा नाम है अल्फ्रेड थेयर महॉन, ठीक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सामुद्रिक शक्ति के महत्व को बताया था, ठीक। तो यानी कि सी पावर के बारे में इन्होंने बात कही थी। किसने? एटी महॉन ने। रेडजेल को आप जानते हैं, रेडजेल की जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी थी, इन्होंने क्या किया था, जैविक राज्य की संकल्पना दिया था और यानी राज्य के बारे में इन्होंने बात कही थी। और राजनीतिक भूगोल का प्रथम क्रमबद्ध जो बुक थी इनकी, उनकी किसकी थी वो बुक? रेडजेल महोदय की। और रेडजेल को क्या बोला जाता है? ये राजनीतिक भूगोल का फादर बोला जाता है। रेडजेल को फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहा जाता है, जबकि हाउसहॉफर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति का जनक, ठीक। क्लियर हुआ यहाँ तक? और जो पॉलिटिक्स एक किताब है, आपसे पूछा जा सकता है ये किसकी है, तो पॉलिटिक्स जो बुक है ये है आपका अरस्तू की, ठीक। अरस्तू ने इसमें क्या बोला था? अरस्तू ने पॉलिटिक्स में ही ये बोला कि जो ठंडे क्षेत्रों के लोग हैं, जैसे विशेषकर आप यूरोप की बात करेंगे, तो वहाँ के जिन निवासी हैं वो अत्यधिक उत्साह उनके अंदर होता है। और क्या होता है, उनका जो कौशल होता है उसमें बुद्धिमत्ता की जो है थोड़ा कमी होती है। कहाँ के लोगों की? ठंडे प्रदेशों के लोगों की। जबकि जो गर्म प्रदेशों के लोग हैं, जैसे अपना एशिया, ठीक, एशिया महाद्वीप में इंडिया भी आता है, तो एशिया के जो लोग हैं ये क्या है, बुद्धि और कौशल दोनों से बहुत ज़्यादा युक्त होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें उत्साह का अभाव होता है। ये क्या करते हैं, ये अन्य लोगों के गुलाम बनना पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पे कौन शासन किया? अंग्रेज़ों ने किया। दिमाग तो है अपने लोगों के पास, लेकिन क्या है उनके अंदर उत्साह नहीं है, तो अंग्रेज़ों ने शासन किया। फिर आपके मिडल ईस्ट वाले जो हैं, ये इस मिडल ईस्ट वालों ने शासन किया, तुर्कों ने, फिर अंग्रेज़ों ने शासन किया। इसके पहले भी कई आक्रमण हुए, ठीक।
तो यानी कि जो एशिया के लोग हैं, जो गर्म प्रदेशों के लोग हैं, अब देखिए ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किसने जो है ये कहा कि ठंडे प्रदेशों के लोग, विशेषकर जैसे यूरोप के निवासी, इनके अंदर उत्साह तो अधिक होता है लेकिन ये दिमाग से पैदल होते हैं। पैदल का मतलब ये कि इतने भी पैदल नहीं होते, लेकिन कमी होती है। अपेक्षाकृत किसकी बुद्धि की कमी होती है? एशिया के लोगों से यदि कंपैरिजन करेंगे तो यूरोप के लोगों की बुद्धि में कमी होगी, लेकिन उनके अंदर उत्साह होता है। अपने लोगों में क्या है? एशिया के लोगों में बुद्धि तो ज़्यादा है लेकिन इनके अंदर उत्साह का अभाव होता है। ये लोगों के दास होना यानी गुलाम होना पसंद करते हैं। ठीक, तो ये किसने कहा था? ये अरस्तु ने कहा था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में क्या आंसर हुआ? हाउसहोफर, जर्मन भू राजनीति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ से दूसरा नंबर देखिए, जर्मन भू राजनीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं, असत्य है। ये ध्यान रखिएगा। विकल्प में जैसे ज़्यादातर बार क्या होता है, कौन सा सही नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी में रहते हैं तो उसमें जो सही दिख गया उसको टिक मार के आगे चलते हैं। लेकिन ये आपको फोकस करना है प्रश्नों को, कौन सा सही नहीं है, असत्य या सत्य में। ठीक, यानी गलत कौन सा ये पूछ रहा है। विकल्प नंबर 1 है, भू राजनीति में भौगोलिक तथ्यों को राष्ट्रहित हेतु आक्रामक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो भू राजनीति में भौगोलिक तथ्यों को आक्रामक रूप से राष्ट्रहित में प्रस्तुत नहीं किया जाता, बल्कि क्या है, दूसरा क्या दिया है कि भू राजनीति में विशेषतर राज्यों के भौगोलिक संबंधों पर बल दिया जाता है। भू राजनीति में भौगोलिक संबंधों पर बल दिया जाता है, तो ये भी नहीं है। और भू राजनीति राज्य के जैविक प्रसरण का खाका, ये जैविक प्रसरण नहीं होता। भू राजनीति क्या होता है, जैसे कि जो दोनों की सीमाएं हैं, मान लीजिए जैसे अपना इंडिया का, मान लीजिए कि ये जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत ये सभी को शामिल नहीं किया जाता। जैविक प्रसरण की बात नहीं की जाती, बल्कि भौगोलिक प्रसरण या ज़मीन के विवाद वगैरह होते हैं, इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज होती हैं उसके विवाद होते हैं, तो ये सभी किस में शामिल किए जाते हैं? ये आपके जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जैसे डीगो गार्सिया द्वीप की हम लोग बात करें जो आपका इंडियन ओशन में है, उसको लेके जियोपॉलिटिक्स होती है, क्योंकि उस पर आपका ब्रिटेन और अमेरिका का यहाँ पे कब्जा है, यानी इनके बेड़े तैनात हैं, और इसी को लेके बराबर जो है ये डीगो गार्सिया द्वीप जो है चर्चा में रहता है। तो ये भी याद रखिएगा डीगो गार्सिया द्वीप कहाँ पे है। तो इसका देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, 4th नंबर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर डी, दूसरे का डी राइट हो जाएगा। तीसरे में देखिए, ये थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, और यहाँ से तीसरा जो प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, दिया है कि राज्य का जैविक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये आप जानते हैं, जैविक सिद्धांत से संबंधित है रेडजेल। जर्मन भू राजनीति कैसे संबंधित है? तो जर्मन भू राजनीति कार्ल हाउसहोफर राइट है। उपांत क्षेत्र परिकल्पना, ये देखिए उपांत क्षेत्र परिकल्पना किसके द्वारा दी गई है? तो उपांत ये आपका जो है स्पाइकमैन है, जबकि मैकिंडर का क्या है? मैकिंडर का हार्टलैंड है। मैकिंडर की कौन कौन सी थ्योरी? हार्टलैंड है। और उपांत यानी कि ये कौन सी थ्योरी हो गई? रिमलैंड। रिमलैंड थ्योरी किसने दिया है? तो ये आपका स्पाइकमैन महोदय ने, स्पाइकमैन ने दिया है। और मैकिंडर की कौन सी है? हार्टलैंड है, यानी हृदय स्थल। ठीक, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि जो मैकिंडर ने हार्टलैंड थ्योरी अपनी दी थी, और जो स्पाइकमैन ने कौन सी दिया था? रिमलैंड थ्योरी दिया था। तो स्पाइकमैन की एक किताब है, याद रखिएगा, उस किताब का नाम है द ज्योग्राफी ऑफ द पीस, 1944 के आसपास इन्होंने। और इन्होंने जो हार्टलैंड के स्थान पर यूरोप का जो तटीय भाग था, सीमावर्ती क्षेत्र था, उसको इन्होंने बोला कि ये रिमलैंड। अब रिमलैंड में कौन कौन से आ गए? जो समुद्री यूरोप था वो आ गया, मध्य पूर्व का भारत आ गया, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, कोरिया, ये सभी क्या हो गए? ये रिमलैंड के अंतर्गत किसने शामिल किया? स्पाइकमैन ने। ठीक, स्पाइकमैन ने ये बोला कि जो रिमलैंड पर नियंत्रण करेगा वो पूरे यूरेशिया पर नियंत्रण करेगा। स्पाइकमैन ने क्या बोला था? जो रिमलैंड पर नियंत्रित करेगा वो पूरे यूरेशिया पर शासन करेगा, और जो पूरे यूरेशिया पर, यूरेशिया नहीं यूरोप और एशिया, जो यूरेशिया पर शासन करेगा वो क्या करेगा? वह विश्व के भविष्य को नियंत्रित करेगा। जबकि इन्होंने रिमलैंड का हो गया क्लियर। अब हार्टलैंड में मैकिंडर की हम लोग बात करें, थोड़ा सा इसमें चर्चा कर लेते हैं। देखिए थोड़ा डिटेल में चलना है, क्योंकि इससे आपको आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। मैकिंडर की हम लोग बात करें तो मैकिंडर ने क्या किया?
मैकिंडर ने हार्टलैंड सिद्धांत दिया। और हार्टलैंड जो थ्योरी है इसमें इन्होंने डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी में ही सबसे पहले हार्टलैंड या हृदय स्थल शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा। डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी में जो पुस्तक इन्होंने कब प्रकाशित की, 1919 में, और इसी में इन्होंने हार्टलैंड या हृदय स्थल वर्ड का यूज किया था, शब्द का यूज किया था। ठीक, और यहाँ पे इन्होंने कहा हृदय स्थल में, किसने, मैकिंडर ने क्या कहा, हृदय स्थल में जल शक्ति का प्रवेश संभव नहीं है, क्योंकि वो जल शक्ति के से उतना ज़्यादा परिचित नहीं थे। और उसी समय मैकिंडर ने ये कहा कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करता है, जो हार्टलैंड यानी हृदय क्षेत्र पर शासन करता है वह विश्वद्वीप पर नियंत्रण करता है, और जो विश्वद्वीप पर नियंत्रण करेगा या शासन करेगा संपूर्ण विश्व को नियंत्रण में रखेगा। ठीक, और इन्होंने जो मैकिंडर ने अपना मानचित्र प्रयोग किया था, ये किस पे किया था, ये मर्केटर प्रक्षेप पर प्रयोग किया था। किस पर किया था, मर्केटर प्रक्षेप पर, ये भी ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो बाह्य वृत्त यानी बाह्य द्वीपीय अर्धचंद्राकार वृत्त की संज्ञा दी थी, किसने, आउटर ऑफ इंसुलर क्रिसेंट जो मैकिंडर का था। इसके अंतर्गत जो बाह्य क्षेत्र था या अर्धचंद्राकार वृत्त था उसमें कौन कौन सा आता था, उसमें आपका ब्रिटेन आता था, और आपका जो है दक्षिण अफ्रीका आता था, और आपका ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था, जापान था। कौन था, जापान था। ये बाह्य वाले में आते थे, किसमें, अर्धचंद्राकार वृत्त के अंतर्गत आते थे। और उस समय चूंकि उतना ज़्यादा परिवहन सुविधाओं का विकास तो था नहीं, इसीलिए इन्होंने क्या किया था, मैकिंडर ने कहा कि ये घोड़ा गाड़ी वगैरह यहाँ पे प्रचलित हैं, रेलवे का विकास हुआ नहीं। लेकिन जैसे ही इस सब का विकास हुआ परिवहन सुविधाओं का, तो इनकी जो थ्योरी थी वो उसकी आलोचना की गई बाद में आगे चल के। ठीक, अब यहाँ से देखिए मैकिंडर से कुछ और वर्ड संबंधित हैं, जैसे मैकिंडर से संबंधित है आपका लीना लैंड। क्या है, लीना क्षेत्र या लेना लैंड। ठीक, ये क्या है, ये एनसी नदी का जो क्षेत्र है उससे अलग कर दिया गया था, यानी लीना रिवर भी वहाँ पे है। ठीक, और इसी समय इन्होंने हार्टलैंड के साथ जो है मिडलैंड बेसिन की भी बात कही थी। कौन सा है, मिडलैंड बेसिन, याद रखिएगा, ये मिडलैंड बेसिन भी आपसे पूछा जाता है। अब देखिए आपने हार्टलैंड पढ़ा होगा प्रॉपर, तो आपको ये लगेगा यार ये लीना लैंड किसने दिया, ये आपका मिडलैंड बेसिन किसने दिया, तो ये सभी के बारे में बात किसने कहा, मैकिंडर महोदय ने कहा। तो जो मैकिंडर महोदय ने मिडलैंड बेसिन शब्द का प्रयोग किया था, इसमें इन्होंने उत्तरी अटलांटिक, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को शामिल किया था। मिडलैंड में किसको, नॉर्थ अटलांटिक ओशन को शामिल किया था, और ईस्ट यूएसए को शामिल किया गया था, और वेस्ट यूरोप को। ठीक, किसने शामिल किया था, मैकिंडर ने। अभी तो हम बात किसकी कर रहे हैं, मैकिंडर की कर रहे हैं। तो हमने बात किया मैकिंडर के हृदय स्थल सिद्धांत की, उसकी भी काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। स्पाइकमैन के बारे में भी चर्चा हुई, उनकी जो किताब है द ज्योग्राफी ऑफ द पीस उसकी भी बात हुई। रिमलैंड में कौन कौन से शामिल हुए हैं इसको हमने बताया। ठीक, जो आपका यहाँ पे चारों विकल्प में आता था उन चीज़ों पे चर्चा हो चुकी है। अब अगला जो आपका दिया गया है यहाँ पे, अगला भू राजनीतिक प्रदेश, जियोपॉलिटिक रीजन। भू राजनीतिक प्रदेश जो है ये जो है ये आपका कोहन की है। भू राजनीतिक प्रदेश जो है ये कोहन ने दिया था। तो इसमें जो आपका दिया है सुमेलित नहीं है, तो उपांत वाला ये सुमेलित नहीं होगा, यानी विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। मैकिंडर ने यूरेशिया के बाहर स्थित महाद्वीपों एवं द्वीपों की पेटी को क्या नाम दिया था। मैकिंडर ने जो यूरेशिया के बाहर स्थित महाद्वीप और द्वीप थे उसका इन्होंने क्या नाम दिया, उसका नाम इन्होंने कहा था बाहरी अर्धचंद्राकार। ठीक, ध्रुवीय प्रदेश या उपांतीय अर्धचंद्राकार या विश्वद्वीप। तो हमने अभी आपको बताया कि जो बाहरी अर्धचंद्राकार था उसको इन्होंने मैकिंडर ने यूरेशिया के बाहर स्थित जो महाद्वीप और द्वीप थे उसको इन्होंने कहा था। ठीक, और इसका विस्तार यूरेशिया के स्कैंडिनेविया से लेके मंचूरियन तक था। मंचूरिया जो प्रदेश है वहाँ तक था। ये कहाँ पे है, चीन के पास है। इसमें जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, भारत, चीन, एशिया, पूर्वी एशिया
ये आपका किस में आता है, ये अर्धचंद्राकार में आता है। और जो बाह्य अर्धचंद्राकार में था उसमें आपका ब्रिटेन हमने बताया, कनाडा बताया था आपको, यूएसए बताया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान बताया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, मैकिंडर का धुरी क्षेत्र जो एक विशाल दुर्ग के समान सुरक्षित था, उसमें किस चीज़ का प्रवेश संभव नहीं था? पूर्वी यूरोप से होकर, पश्चिमी यूरोप से होकर, उत्तरी यूरोप से होकर या दक्षिणी यूरोप से होकर। तो किस तरफ से ये प्रवेश वहाँ पे संभव नहीं था? तो इसमें देखिए पूर्वी यूरोप से होकर आप वहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाते थे, क्योंकि यदि आप मैप देखेंगे, चलिए ये आपका अफ्रीका हो गया, इधर आपका ये, और यहाँ पे ये आपका ईस्ट यूरोप हो गया, यहाँ भी यूराल पर्वत है। ठीक, उस समय ये विभाजन तो हुआ नहीं था, ये पूरा आपका यूएसएसआर यहाँ तक था। ठीक, अब यहाँ से आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे, यानी कि जो धुरी क्षेत्र था उसमें आप किधर से प्रवेश नहीं कर सकते, इधर से जा सकते थे। ये कौन सा हुआ, देखिए दिशा आप समझिएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहाँ से आप जो है प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीच में था। इधर आपका रूस था, यानी एशिया वाला पार्ट हो गया, यूएसएसआर था। तो किस तरफ से, पूर्वी यूरोप से होकर आप वहाँ पे प्रवेश कर सकते थे। यहाँ में देखिए विशाल दुर्ग सुरक्षित था, मैकिंडर का धुरी क्षेत्र जो एक विशाल दुर्ग के समान सुरक्षित था, में प्रवेश संभव था। तो ये आप इधर से ही प्रवेश कर पाते थे। तो हमने ये इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया था कि स्थलीय भाग को ही वरीयता दी थी, जबकि जलीय भाग से भी प्रवेश संभव था। लेकिन मैकिंडर ने ये कहा था नहीं, जल कोई समुद्री शक्ति यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकती, तो इसलिए यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा, इधर से प्रवेश, यानी स्थल भागों से ही वहाँ पे जाया जा सकता था। ठीक, स्थल भागों से यहाँ पे प्रवेश किया जाए, चाहे आप इधर एशिया से जाइए तो यहाँ पे पूर्वी यूरोप से होकर, पश्चिमी यूरोप से होकर, उत्तरी यूरोप से और दक्षिणी यूरोप से। तो यूरोप में पूर्वी यूरोप से प्रवेश संभव था, कहाँ पे, मैकिंडर के धुरी क्षेत्रों में। अगला देखिए, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? स्पाइकमैन, फॉसेट, मैकिंडर, कोहन। तो ये अभी आपको बताया गया कि 1919 में जो पब्लिश हुई। तो डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी ये आपका 1919 में मैकिंडर ने किया। ठीक, इसमें इन्होंने आधार क्षेत्र की बात कही, मध्य और निचले डेन्यूब क्षेत्रों में एशिया माइनर, बाल्टिक सागर, तिब्बत, मंगोलिया, इन सबको इसमें सम्मिलित किया। विश्वद्वीप में इन्होंने अर्धचंद्राकार वृत्त, बाह्यद्वीपीय अर्धचंद्राकार वृत्त, इन सभी का जिक्र इसमें किया था। यानी कि डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी में ही हार्टलैंड वर्ड का यूज किया था। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्टलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? मैकिंडर ने, स्पाइकमैन ने, रडजेल ने, ऑटोमॉल ने। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हार्टलैंड आपका मैकिंडर ने। आगे देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, मैकिंडर के हृदय स्थल सिद्धांत ने उपांतीय अर्धचंद्राकार क्षेत्र में किसे शामिल किया? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और जापान, समुद्र तटीय यूरेशियाई देशों को। यानी कि मैकिंडर महोदय ने हृदय स्थल सिद्धांत में के उपांतीय अर्धचंद्राकार में किसे शामिल किया? तो उपांतीय अर्धचंद्राकार में अभी पहले आपको बताया गया कि इन्होंने जो अलग अलग डिवाइड किया था, धुरी क्षेत्रों के अंतर्गत क्या था, और आंतरिक और सीमावर्ती चंद्राकार वाले क्षेत्रों में क्या था, और उपांतीय में क्या था। ठीक, बाह्य द्वीपीय अर्धचंद्राकार में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा था। जबकि जो यहाँ पे आपका पूछा गया ये उपांतीय क्षेत्र के अंतर्गत, इसमें आपका जो है यूरेशिया से स्कैंडिनेविया तक इसका विस्तार था। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, भारत, चीन, पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया वाले देश, ठीक, ये सभी इसमें आते थे। तो ये समुद्र तटीय यूरेशियाई देश आप कह सकते हैं कि जो उपांत वाले, रिमलैंड वाले, एकदम इधर वाले एरिया में, यानी लास्ट वाले एरिया में, सीमावर्ती और उपांतीय क्षेत्र के अंतर्गत इसे शामिल किया गया था। यदि आप फिगर देखेंगे तो चलिए फिगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इससे। ये एक रफ वर्क बन गया, रफ फिगर है। ठीक, यहाँ पे आप समझने के लिए बस
यहाँ पे आपका जो है, जो इन्होंने बताया था, इनका जो धुरी क्षेत्र था किसका, मैकेंडर का। तो धुरी क्षेत्र आपका ये हो गया मैकेंडर का, ठीक, या इसे आधार क्षेत्र कहा गया। ये वाला क्या था, ये सीमावर्ती था, और इधर ये क्या था, ये आंतरिक क्षेत्र था, ठीक। और इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने ये कहा कि जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया बन गया, और अर्धवृत्त इधर था, अर्धवृत्त, और यहाँ पे आपका ये सब द्वीपीय क्षेत्र थे, या ये बाह्य द्वीपीय क्षेत्र थे ये वाले, ठीक। और यहाँ भी आपका बाह्य द्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत इसे शामिल किया गया था। तो बाह्य में आपका जो अटलांटिक वगैरह पूर्वी यूएसए यहाँ पे है, तो इन सभी को इसमें शामिल किया गया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो समुद्र तटीय यूरेशियाई देश। राजनीतिक भूगोल में मिडलैंड बेसिन संकल्पना किसने प्रतिपादित किया, तो हमने बताया कि मिडलैंड और लीनालैंड किसने दिया था, ये मैकेंडर महोदय ने दिया था, ठीक। अगला देखिए यहाँ पे राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत सीमाओं और सीमांत प्रदेशों के अध्ययन पर सर्वाधिक जोर किसने दिया था। तो सर्वाधिक जोर कब दिया गया, यानी टाइम पीरियड पूछ रहा है, 50 से 70 की अवधि में, 1930 से 50 में, या 10 से 30 में, या 70 से 90 की अवधि में, ठीक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1970 से 90 की अवधि में राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत सीमाओं और सीमांतों के अध्ययन पर सर्वाधिक जोर दिया गया, यानी कि बाउंड्री के अंतर्गत जो है विशेष फोकस किया गया 70 से 90 के दशक के आसपास, ठीक। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, घने समुद्री और वायुमार्ग के जाल वाली घाटी अर्थात मिडलैंड बेसिन की संज्ञा किस महासागर को प्रदान की गई। तो यहाँ से आपका देखिए एक और प्रश्न क्लियर हो रहा है क्या, आपसे ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पे कि मिडलैंड बेसिन क्या है, तो ये आपका घने समुद्रों वायुमार्गों के जाल वाली घाटी, जिसे मैकेंडर ने बोला था मिडलैंड, और ये किसके लिए बोला था, ठीक। तो मिडलैंड बेसिन यानी मध्य बेसिन क्षेत्र या मध्य क्षेत्र बेसिन, ये उत्तरी अटलांटिक, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, इनको इसमें शामिल किया था। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए 11 नंबर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत है, हिंद है, पश्चिमी प्रशांत है। तो हमने क्या क्या बताया, जो मिडलैंड बेसिन में आपका है उत्तरी अटलांटिक है, और आपका ईस्ट यूएसए है, पूर्वी यूएसए, और आपका कौन सा है, वेस्ट यूरोप, ठीक, पश्चिमी यूरोप। तो राइट आंसर ये हो गया 11 में। 12 में देखिए मैकेंडर का हृदय स्थल सिद्धांत किस प्रक्षेप पर बने विश्व मानचित्र पर आधारित था। लंबकोणीय विषुवतरेखी, मर्केटर, मालवीय या बहुशंकुक। अभी हमने क्या बताया आपको कि जो ये आपका मैकेंडर का था सिद्धांत, ये किस प्रक्षेप पर था, तो ये आपका मर्केटर पे था, ठीक। अगला देखिए रिमलैंड क्षेत्र संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो रिमलैंड का स्पाइकमैन महोदय ने किया था। तो राइट आंसर आपका डी हो गया। स्पाइकमैन ने ये संकल्पना किस किताब में दी थी, ये द ज्योग्राफी ऑफ द पीस में 1944 में ये कहा था इन्होंने, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि स्पाइकमैन ने जो ये रिमलैंड थ्योरी दिया था, इसमें उन्होंने अमेरिका की नीति के बारे में बताया था, और सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका को इन्होंने प्रोत्साहित किया था कि उनको इस तरह से इन चीज़ों को फोकस करनी चाहिए, और विश्व के सामरिक महत्वों की भी इन्होंने चर्चा की थी इसमें, ठीक। तो ये स्पाइकमैन का हो गया। और स्पाइकमैन के उपांतर क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र प्रायः संपूर्ण महाद्वीपीय यूरोप, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन थे, या सभी से। तो इसमें देखिए स्पाइकमैन का जो उपांत क्षेत्र था उसमें इन्होंने समुद्री यूरोप, ठीक, ये देखिए प्रायः महाद्वीपीय यूरोप में पूरा यूरोप था इनका, मध्य पूर्व भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन और कोरिया भी थे इसमें, किसमें, जो रिमलैंड थ्योरी थी, ठीक, इसमें सभी था। तो यदि आप मानचित्र के अनुसार यहाँ पे देखेंगे इनका स्पाइकमैन का, तो ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये अपना इंडिया हो गया इधर, ठीक। एक रफ वर्क यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ जिससे आप क्लियर हो जाएंगे। तो रिमलैंड की बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या था, हार्टलैंड था, रिमलैंड इसके चारों ओर था। तो रिमलैंड ये आपका क्या हो गया, यूरोप पूरा हो गया, समुद्री यूरोप हो गया। इधर आपका क्या हो गया,
एशिया हो गया रिमलैंड, ठीक। और यहाँ पे आपका चीन हो गया और साउथ कोरिया यहाँ पे है। इन सभी को इसमें शामिल किया गया था किसमें, रिमलैंड में। और रिमलैंड में ये कहा गया जो रिमलैंड पे शासन करेगा वह यूरेशिया पर शासन करेगा, जो यूरेशिया पे करेगा क्या करेगा, पूरे विश्व के भविष्य को नियंत्रित करेगा। और रिमलैंड कब दिया गया, 1944 में, 1944 में, ठीक। तो ये टोटल आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी हुआ। और इसमें एक दो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे देख लेनी है। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपका जैसे क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत, इसके द्वारा क्या हुआ, क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत के द्वारा ही आपके बांग्लादेश का जन्म हुआ था, ठीक। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी किसकी थी, यही यूनिफाइड फील्ड थ्योरी किसने दिया, ये आपका BS जोन्स, इनका नाम है जोन्स महोदय ने। और इसी को हिंदी में क्या कहेंगे, एकरूपता क्षेत्र का सिद्धांत या क्षेत्र एकरूपता का सिद्धांत, ठीक। इसका प्रतिपादन इन्होंने विलियम जोन्स ने सबसे पहले इस सिद्धांत का नामकरण किया था। और भी भूगोलवेत्ता इसमें सम्मिलित थे, जैसे आपके व्हिटलसी महोदय थे, हार्टसोन थे, गाटमैन थे, ये भी इसे संबंधित है क्षेत्र एकरूपता से। हालांकि जब आपको यहाँ से पूछा जाएगा तो आप क्या लगाएंगे, BS जोन्स, तो क्षेत्र एकरूपता में BS जोन्स से, ये आपका राइट यहाँ पे है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 14 प्रश्नों को देखा, लेकिन इस पे आपका यहाँ से देखिए पूरा लगभग पॉलिटिकल ज्योग्राफी यहाँ से क्या हुआ आपका रिवाइज्ड हो गया। जो थ्योरीज़ थी, थ्योरीज़ भी आपकी रिवाइज हो गई। मैकिंडर के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी मिल गई। तो इसमें और आपको जानना है मैकिंडर के बारे में तो एक बार पूरा वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा। मैकिंडर की किताबों को भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, कौन कौन सी किताबें कब कब इन्होंने और किस में कौन सी चीज़ों का वर्णन किया था, ठीक। और इन्होंने जो हार्टलैंड थ्योरी थी, हार्टलैंड सिद्धांत किस किताब में दिया, डेमोक्रेटिक आइडियल्स में हार्टलैंड वर्ड का यूज किया था, ठीक। और 1904 में इनकी एक किताब थी मैकिंडर की, द ज्योग्राफिकल पिवोट हिस्ट्री, द ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री, ठीक। ये जो है रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा पब्लिश कराई गई थी। और इसमें उन्होंने धुरी क्षेत्र यानी पिवोट एरिया, आपसे ये भी पूछा जाता है पिवोट एरिया या धुरी क्षेत्र, धुरी क्षेत्र किसमें इन्होंने दिया, ये ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री में, ठीक। और धुरी क्षेत्रों में इन्होंने संपूर्ण पूरा यूरोप था, एशिया था, अफ्रीका था, इसको इन्होंने विस्तृत जो विशाल स्थल खंड थे जो चारों तरफ से स्थल भागों से घिरे हुए थे, ठीक, इसको ही इन्होंने धुरी क्षेत्रों की के अंतर्गत शामिल किया था। और A.T. मोहन की हम लोग बात कर लें, दोहरा जा रहा आपका, A.T. मोहन ने समुद्रिक शक्ति का प्रयोग किया था। और इनकी पुस्तक थी A.T. मोहन की द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री, यानी जहाँ भी आपको सी पावर की बात आए तो आप महान, यानी सी पावर क्या होती है, महान होती है, ठीक। और सेवरेस्की की बात आए तो एयर पावर, सेवरेस्की की बात आए तो एयर पावर याद रखिएगा, यानी कि वायु शक्ति सिद्धांत। और बोमेन की बात आई, ईसा बोमेन, तो ये आपका न्यू वर्ल्ड है। कई बार यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं कि कौन पॉलिटिकल ज्योग्राफी का विद्वान है, यानी कि कौन भूगोलवेत्ता पॉलिटिकल ज्योग्राफी से संबंधित है या संबंधित नहीं है। तो देखिए आपके बोमेन भी संबंधित हैं, हार्टसोन हैं, ठीक, हिपोक्रेटस हैं, अरस्तु हो गए, हाउसऑफर हैं, A.T. मोहन हैं, ठीक, सेवरेस्की हैं, मैकिंडर हैं, तो ये सभी हैं, लगभग आपने यहाँ पे नाम देख ही लिया है, ठीक। कांट भी हैं, कांट ने 18वीं शताब्दी के आसपास जो है राजनीतिक भूगोल के बारे में इन्होंने चर्चा किया था, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। और आगामी आप लोगों का देखिए UGC नेट पेपर है, PGT का है, और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स हैं। तो आपके लिए यहाँ पे आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप की यहाँ पे कराई गई काफ़ी सीरीज़ हैं, प्लेलिस्ट से उसको देखिए और अपने
फीडबैक भी वहाँ पे आप दे सकते हैं कमेंट में। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।